शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव दीपक कुमार सिंह ने एनआईसी की वेबसाइट पर छठे चरण में चयनित सभी 43,000 से अधिक शिक्षकों के सभी तरह के शैक्षणिक और प्रशैक्षणिक प्रमाण पत्र को अपलोड करने का निर्देश दे दिया है। यहाँ तक कि नवनियुक्त शिक्षकों को वेतन देने की दिशा में भी यह बड़ा निर्देश दिया जा रहा है। 23 फरवरी से ही इन शिक्षकों को नियुक्ति पत्र दिया जाने लगा, लेकिन वेतन भुगतान अब तक नहीं किया गया है। इस क्रम में सभी जिलों के डीईओ ने अपर मुख्य सचिव दीपक कुमार सिंह जी को बताया कि प्रमाण पत्रों की जांच खत्म होने वाली है एवं पटना सहित कुछ जिलों में तो शिक्षकों का खाता भी खुलना शुरू हो गया है। अब जल्द ही वेतन भुगतान की कवायद भी शुरू कर दी जाएगी। मामला कोढ़ा थाना क्षेत्र के खरिया बाजार की है, जहां अज्ञात चोरों ने ट्रक से 150 लीटर डीजल की चोरी कर ली। सूत्रों के मुताबिक मक्का व्यापारी जीवेश कुमार ने बताया कि एक ट्रक मक्का को लोड कर सुबह मंडी तक ले जाने के लिए SH 81 में सड़क किनारे खड़ी कर रात होने पर सुबह मंडी जाने की सोच सभी आराम से सो गए और जब सुबह ट्रक ड्राइवर ट्रक स्टार्ट करने लगा तो ट्रक स्टार्ट ही नहीं हुआ। रात में ही चोरों ने सारा डीजल ट्रक से निकालकर चोरी कर लिया। इस बात का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है। कटिहार में कल होमगार्ड की भर्ती प्रक्रिया शुरू हुई, जहां 8,507 की जगह महज 450 अभ्यर्थी शामिल हुए। आपको बता दें, बिहार होमगार्ड भर्ती के लिए 11 वर्ष बाद सरकार ने होमगार्ड की बहाली प्रक्रिया शुरू कर दी, लेकिन इस बहाली में जो भी आवेदक पहले दिन आए वो शारीरिक दक्षता परीक्षा में हांफते नजर आए। कई अभ्यर्थी गोला फेंकने में या तो गिर गए या लॉन्ग जंप में आधे दूर तक ही पहुंच पाए। दौड़ में तो आधे लगभग छट ही गए। कटिहार जिले में 11 वर्ष पूर्व साल 2011 में गृह रक्षा वाहिनी भर्ती के लिए आवेदन लिए गए थे और इसी आवेदन के आलोक में मंगलवार को राजेंद्र स्टेडियम के मैदान में शारीरिक दक्षता परीक्षा शुरू हुई। पहले दिन कोढ़ा प्रखंड, मनियारी प्रखंड और अहमदाबाद प्रखंड के परीक्षार्थियों ने परीक्षा में भाग लिया। हालांकि थोड़ी मुश्किल बारिश ने बढ़ा दी, क्योंकि यह प्रक्रिया सुबह 6:30 बजे से ही शुरू होनी थी, जो बारिश के कारण विलंब से शुरू हुई। जिन्होंने 11 वर्ष पूर्व आवेदन दिया था, उन्हीं आवेदकों को इस बहाली में शामिल किया गया। पुरुष अभ्यर्थियों के लिए 6 मिनट में 1 मील एवं महिला अभ्यर्थियों के लिए 5 मिनट में 800 मीटर की दौड़ तय की गई थी। दौड़ में पास होने के बाद अभ्यर्थियों को हाई जंप, लॉन्ग जंप, गोला फेंक जैसे इवेंट में पास करना था। खबर कटिहार के प्राणपुर की है, जहां प्राणपुर रेलवे स्टेशन से 2 किलोमीटर की दूरी पर देर रात एक सवारी गाड़ी से गिरने के कारण 30 वर्षीय युवक की मौत हो गई। जब आज सुबह स्थानीय लोगों ने ट्रक के किनारे युवक का शव देखा तो इसकी जानकारी रेलवे पुलिस को दे दी गई। सूचना मिलते ही रेलवे पुलिस दल बल के साथ घटनास्थल पर पहुंचकर शव की पहचान करने हेतु वहां के आसपास के लोगों से बातचीत की, लेकिन उस वक्त तक युवक की पहचान नहीं हो पाई थी। युवक के पैंट के पॉकेट की जब तलाशी ली गई तो उसमें एक ID कार्ड मिला, लेकिन उस युवक का नाम एवं घर का पता इस ID कार्ड से नहीं चल पाया। अब देखते हैं पुलिस इस बारे में क्या करती है। कटिहार के सोहेथा पंचायत से खबर आई है कि कुछ ठगी गिरोह द्वारा विदेश भेजने के नाम पर ग्रामीण युवाओं को लूटा जा रहा है। आपको बता दें, ग्रामीण क्षेत्रों में इन दिनों विदेश भेजने के नाम पर कुछ सक्रिय ठगी गिरोह काम कर रहे हैं। पहले तो विदेश भेजने के नाम पर लाखों रुपए ऐंठते हैं, बदले में नौकरी वीजा की जगह टूर वीजा बनाकर विदेश भेज देते हैं। ऐसा ही एक मामला जिले के फलका प्रखंड के सोहेथा दक्षिण पंचायत के एक परिवार के साथ घटी। 40 वर्षीय मोहम्मद अफरोज विदेश से जब अपने घर लौटा तो उसने जो आप बीती सुनाई तो उसे सुनकर पुलिस के रोंगटे खड़े हो गए। उसने बताया कि युवक को जब नौकरी नहीं मिली तो खाने पीने के भी लाले पड़ गए। मजबूरन नौकरी की जगह उसे दुबई के सड़कों पर भीख मांगकर गुजारा करना पड़ा। यह कहानी फलका बस्ती ग्राम निवासी 40 वर्षीय मोहम्मद अफरोज की है, जिसने फलका थाने में एक आवेदन दिया और उसमें इन बातों का जिक्र किया है कि उनका पासपोर्ट एवं वीजा बनाने के लिए 42 वर्षीय मोहम्मद अफरोज ग्राम कुसियारी थाना फलका नगद 1 लाख रुपया लिया एवं बोला कि तुम्हारा 2 साल का वीजा दुबई के लिए बनवा दूंगा। लेकिन उक्त व्यक्ति ने ठगी करने के लिए विजिट वीजा बनवाकर 12 अप्रैल 2022 को दिल्ली बुलाकर दुबई भेज दिया और जब वह दुबई पहुंचा तो कंपनी वाले बोले तुमको घूमने फिरने के लिए महज 40 दिन का ही वीजा मिला है। वह किसी तरह दिन रात दुबई के सड़कों पर भीख मांगकर किसी तरह से किराया कर भारत आ पाया। अब यह मामला फलका थाना के अंतर्गत है, जहां थाना अध्यक्ष उमेश पासवान ने बताया कि पीड़ित के आवेदन की जांच कर आवश्यक कानूनी कार्रवाई की जाएगी। पूर्णिया शहर में जल्द ही ट्रैफिक लाइट लगाई जाएगी। इसके लिए जगह का भी चयन हो गया है। समीक्षा बैठक के दौरान प्रमंडलीय आयुक्त ने इन सारी बातों को मीडिया के सामने रखी। उन्होंने बताया कि बरसात के मौसम से पहले चारों जिलों के शहरों में जल जमाव जैसी समस्या का निदान जरूरी है। सभी नगर निकाय के अधिकारी बरसात से पहले नगर निकाय क्षेत्रों में जल निकासी का पर्याप्त इंतजाम करें ताकि आम लोगों को परेशानी का सामना नहीं करना पड़े। इस समीक्षा बैठक के दौरान पूर्णिया नगर आयुक्त आरिफ हसन ने
प्रमंडलीय आयुक्त को जानकारी देते हुए बताया कि पूर्णिया शहर में जल्द ही ट्रैफिक लाइट लगाई जाएगी, जिसके लिए जगह का चयन भी हो चुका है, जिसमें थाना चौक, गिरिजा चौक, नेवालाल चौक, लाइन बाजार शामिल है और जल्द ही इस दिशा में काम शुरू भी कर दिया जाएगा। मगर सोचने वाली बात है कि इस लाइट लगने से कितने लोग इस बात का पालन करेंगे, या आप लोगों को लाइट डिसिप्लिन को भी फॉलो करना पड़ेगा और अगर नहीं करते हैं तो उन पर जुर्माना भी लगाया जा सकता है। यूं तो मामला 3 साल पुराना है, जब पूर्व मंत्री व रुपौली विधायक बीमा भारती को 3 साल पहले फेसबुक पर जान से मारने की धमकी मिली थी। अब उस पर कार्रवाई की गई है और फॉरबिसगंज के सुरेश पासवान का बेटा सावन कुमार को सहायक खजांची हाट थाना पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। इस बारे में मीडिया से बात करते हुए सहायक खजांची हाट थाना अध्यक्ष रंजीत महतो ने बताया कि वर्ष 2019 में विधायक बीमा भारती द्वारा एक मामला दर्ज कराया गया था, जिसमें कि सोमवार की देर रात फॉरबिसगंज से आरोपी सावन कुमार को गिरफ्तार कर पूर्णिया लाया गया था और मंगलवार को कोर्ट में पेश किया गया। इधर रुपौली विधायक बीमा भारती ने बताया कि जब वह गन्ना मंत्री थी तो उस समय फॉरबिसगंज के सुरेश पासवान के बेटे सावन कुमार ने फेसबुक पर मुझे जान से मारने की धमकी दी थी। उन्होंने एफआईआर दर्ज कराई और अब जाकर इस मामले में कार्रवाई हुई है। जैसे जैसे कोसी नदी में पानी बढ़ रहा है, बाढ़ आने की संभावना उतनी ही प्रबल होती जा रही है। बाढ़ आने से पहले किसान अपने तैयार फसलों को किसी तरह दोनों तटबंधों के बीच से निकालने की जद्दोजहद में लगे हैं। सहरसा के नवहट्टा प्रखंड अंतर्गत पहाड़पुर के समीप तरबूज की खेती करने वाले किसान काफी चिंतित हैं कि कैसे तैयार फसलों को बाहर निकाला जाए। 2 दिन पहले तक सोते चैनल में पानी नहीं था, अब वहां धीरे धीरे पानी बढ़ने लगा है और किसान जान जोखिम में डालकर ट्रैक्टर से तरबूज निकालकर बाहर ला रहे हैं। इस आपाधापी में ट्रैक्टर चालक जोखिम उठा पानी के बीच से इस तरह तरबूज भरा ट्रक लेकर ट्रैक्टर निकाल लेते हैं। एक बड़ी ही दर्दनाक खबर भागलपुर जिले के कहलगांव प्रखंड अंतर्गत ढोलसर पंचायत से आई है। इसी पंचायत की 2 बच्चियों को शाम के वक्त अचानक होने वाली तेज आंधी बारिश ने लील लिया। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार बारिश और आंधी से बचने के लिए बहियार से भागकर तेजी से घर लौट रही दोनों बच्चियां फिसलने के कारण पंचायत भवन के पीछे बनी पोखर में फिसलकर गिर पड़ी और डूबने से दोनों की ही मौत हो गई। जब आधी बारिश खत्म होने के बाद भी बच्चों का पता नहीं लगा तो परिजन व ग्रामीणों द्वारा खोजबीन आरंभ की गई। इस बीच कुछ युवकों ने पंचायत सरकार भवन के पीछे स्थित पोखर में दोनों बच्ची का शव तैरते देख शोर मचाने लगे और फिर ग्रामीणों की मदद से दोनों बच्चों का शव पोखर से बाहर निकाला गया। सूचना मिलते ही रसलपुर थाने की पुलिस मौके पर पहुंची और जब ग्रामीणों व परिजनों से घटना के बारे में पूछताछ की तो उन्होंने बताया कि दोनों बच्चियां भुलसर स्थित अपने नानी के घर आई थी और खेलने के लिए वह घर से बाहर गई थी और इसी बीच तेज आंधी बारिश होने के कारण वह घर की तरफ आ रही थी और रास्ते में पड़ने वाले पोखर में स्लिप करके जा गिरी और डूबने से मौत हो गई। मृत बच्चियों की पहचान हबीबपुर थाना क्षेत्र के डाटवाट निवासी रंजीत कुमार की 10 वर्षीय पुत्री राधा कुमारी और टिंगटेंगा के करारी गांव निवासी अखिलेश पासवान की 9 वर्षीय पुत्री गौरी कुमार के रूप में हुई है। परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। अवैध बालू खनन के मामले को लेकर प्रशासन काफी उदासीन लग रही है। खगड़िया के अलौली प्रखंड के फुलतोरा बोहरा में कोसी नदी से रोज बालू माफिया 2000 सेफ्टी से ज्यादा सफेद बालुओं का अवैध खनन करते हैं, जिसके बारे में आए दिन सभी समाचार पत्र अखबार प्रशासन को जगाने का काम करती है, मगर अभी तक इस पर कोई भी कार्रवाई नहीं हुई है। इस अवैध खनन में रोज 200 से ज्यादा मजदूर लगाए जाते हैं और सैकड़ों की संख्या में ट्रैक्टरों से बालू की ढुलाई की जाती है। खुलेआम हो रही अवैध खनन को लेकर प्रशासन ना तो रोकता है, ना ही इस पर अंकुश लगाने की सोच रखता है। सूत्रों के मुताबिक बालू खनन में कई सारे बाहुबली व आपराधिक छवि के लोग शामिल हैं, जिसके डर से कोई भी अपना मुंह नहीं खोलता है। ऐसा कहा जाता है कि अधिकारी भी वहां जाने से कतराते हैं। उल्लेखनीय है कि बालू खनन में अपना वर्चस्व जमाने के कारण वर्ष 2019 में बोराबा गांव निवासी हरिलाल मुखिया की हत्या बालू घाट पर ही गोली मारकर कर दी गई थी और तब पुलिस ने कार्रवाई कर बालू खनन पर रोक लगा दी थी। मगर पिछले 3 वर्षों से यह खनन लगातार जारी है। इस खनन से 150 से ज्यादा घर नदी में विलीन हो चुके हैं। इस विषय पर जब सीओ से बात की गई तो उन्होंने कहा कि अवैध खनन के विरुद्ध समय समय पर कार्रवाई की जाती है। अगर आपके पास जानकारी है तो पुख्ता सबूत दें, फिर कार्रवाई होगी। जहां जहां खनन होता है वहां का लोकेशन आप मुझे उपलब्ध कराइए, फिर कार्रवाई करूंगा। अब आप ही सोचिए कि जब प्रशासन है, कार्य प्रणाली है, उसके बाद मीडिया से ही उम्मीद करते हैं कि हम उन्हें अवैध खनन की जानकारी दें। क्या लगता है आपको उन्हें नहीं पता होगा? बालू खनन प्रशासन के नाक के नीचे से हो रही है और प्रशासन कहता है कि वह अनजान है इस बात से। यह कैसी प्रशासन है? सवाल तो उठेंगे ही। हमारा वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो आप हमारे वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।